मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की शुरुआत कैसे की जाए, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न हमेशा मुझसे पूछा गया है और पिछले 2 से 3 साल लगातार मैं आप लोगों को उत्तर लेखन की क्लासेस करवा रहा हूँ। आंसर राइटिंग निरंतरता के साथ आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ। तो ये प्रश्न का मुझे सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है और आप लोगों के लिए भी एक चुनौती है कि भाई परीक्षा का जो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का पूरा कार्य है, इसकी शुरुआत कैसे करें, खासकर वो छात्र जो अभी ही उन्होंने प्रारंभ किया है अपनी तैयारी। और एक प्रश्न और होता है कि हमें कब से उत्तर लेखन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो आज एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा और मैं बहुत व्यवहारिक आप लोगों को जानकारी दे के जाऊँगा। बहुत व्यवहारिक जानकारी, कैसे आप एक अच्छा उत्तर लेखन लिख पाएंगे। अब यहाँ पे एक शब्द देखिए, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है अच्छा उत्तर लिखना, यानी कि कब आपका उत्तर ऐसा होगा कि 10 नंबर में से आप 6 नंबर 7 नंबर पाएंगे। तो ये एक दिन में नहीं हो सकता है, एक लंबा प्रोसेस होगा। अच्छा उत्तर, किसी भी प्रश्न का अच्छा उत्तर, ये एक दिन की बात नहीं हो सकती किसी भी कारण से। एक लंबा प्रोसीजर होता है। कोई भी जो बहुत अच्छी आंसर राइटिंग करते हैं, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, एक लंबे प्रोसीजर से गुजरते हैं। लेकिन यदि आपने प्रारंभ ही किया है, अभी आपने उत्तर लेखन के बारे में कुछ नहीं जानते, और मैं देखो एक हैबिट्स होती है बहुत सारे छात्रों की। अब तो जो एग्ज़ाम के चरण है, जितने भी आईएएस एग्ज़ाम आपका हो गया या फिर जितने भी पीएससी एग्ज़ाम है, हर जगह पे प्रारंभिक परीक्षा फिर मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा जब आप सफल हो जाते हैं, उसके बाद अधिकांश छात्र प्रारंभ करते हैं उत्तर लेखन। गलत, ये सही समय नहीं है। यदि आप सोचें कि प्रारंभिक परीक्षा पास होने के बाद उत्तर लेखन शुरू करें, तो मेरे ख्याल से आप इसमें सबसे बड़ी मूर्खता करेंगे। आप अच्छा उत्तर लेखन नहीं कर पाएंगे। कुछ और उनसे भी निराले लोग होते हैं। उनकी निराली बात क्या है, वो एग्जाम हॉल पे ही पहली बार लिखते हैं। ये तो और भी गलत स्ट्रेटजी है। देखो, सारा खेल मेंस का ही है, इसीलिए इस परीक्षा का ही नाम है मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कब से शुरू करें? क्या तैयारी करने के साथ ही उत्तर लेखन शुरू कर देना है? मैं देखो एक चीज बताता हूं, यदि कल का इंतजार करोगे तो कल ही हो जाएगा हर चीज में। तो क्यों ना कोई भी काम शुरू करना है, आज से ही शुरू करो। यदि आंसर राइटिंग भी शुरू करना है, ये मत सोचो कि आप बिगिनर हो, आप क्या हो क्या नहीं हो, मत सोचो। लिखना शुरू करो प्रतिदिन के स्तर पे एक क्वेश्चन। लेकिन तरीका क्या होना चाहिए? यदि आप बिगिनर हैं तो आपको क्या मेथड यूज करना चाहिए, या आप बिगिनर नहीं भी हैं फिर भी आप काफी समय से लिख रहे हैं लेकिन अभी भी आप एक अच्छा उत्तर नहीं लिख पाते हैं, अच्छा आंसर राइटिंग नहीं कर पाते, तो आज एक मेथड बताने वाला हूं, बहुत व्यवहारिक, जो व्यवहारिक मेथड होना चाहिए। और इसे मैं 2 चरणों में बांट करके देखूंगा। आपके जो भी पूरा आपका अच्छे उत्तर लिखने का पूरा ये जर्नी होगा, इस पूरी जर्नी को, यानी यहाँ ये आपका गोल है, ये आपका टारगेट है, ये आपका टारगेट है, ये आपका गोल है। तो इस गोल में पहुंचने के लिए आपको मैं 2 चरणों में पूरी जर्नी को बांटूंगा। आपकी मेंस आंसर राइटिंग की पूरी जर्नी को 2 भागों में बांटूंगा। पहला भाग क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा और सेकेंड स्टेप क्या होगा, यानी प्रथम चरण। इसको पहले बारीकी से समझेंगे कि यदि आपने आंसर लिखना प्रारंभ ही किया है तो कैसे करेंगे, और द्वितीय चरण। ये 2 चरणों में मैं आपको लेकर के चलूंगा, फिर इससे आगे भी होगा। तो समझ सकते हैं कि मैं आप सभी को आंसर राइटिंग करने का सबसे वैज्ञानिक तरीका बता के जाऊंगा। यदि आप प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों को फॉलो करते हैं, मैं आपको इस दावे के साथ कहता हूं कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बहुत आसानी से आप आंसर राइटिंग के महारथी बन जाएंगे। उत्तर लेखन की जो समस्या है चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये दोनों तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। कोई भी चीज़, ये तो पता है ना, एक प्रोसीजर है, हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने जब साइकिल चलाना चालू किया था, सब साइकिल चला लेते होंगे आप में से, ऐसा तो नहीं कोई साइकिल ना चला पाता हो। कुछ ऐसे होंगे जो साइकिल चला ले तो रहे होंगे लेकिन बाइक नहीं चला पा रहे होंगे, लेकिन आप में से अधिकांश बाइक चला लेते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो बाइक चला लेते होंगे लेकिन कार नहीं ड्राइव कर पा रहे होंगे, है ना। कुछ ऐसे भी होंगे जो कार ड्राइव कर पाते हैं लेकिन बाइक नहीं ड्राइव कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, यानी एक स्किल है। साइकिल चलाना भी एक स्किल है। बाइक में क्या होता है, फिर आपको क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर सबका तारतम्य बैठाना पड़ता है। यही चीज़ कार के साथ होती है, वहाँ पर भी तारतम्य बैठाना है ना। कुछ आप रेगुलेट करेंगे पैर से, कुछ हाथ से, स्टीयरिंग आपको रेगुलेट करना है, सारी चीज़ों को। तो ये क्या है, एक स्किल है। वैसे ही
आपका लिखना भी एक स्किल है, राइटिंग स्किल, ये भी एक स्किल है। राइटिंग स्किल सीखने के लिए कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे और एक दिन में नहीं सीख पाएंगे। स्किल सीखने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। आप जब लगातार किसी चीज पे अभ्यास करते हैं और उस अभ्यास को दोहराते जाते हैं तो आपको बहुत आसानी से कोई भी अभ्यास आप सीख सकते हैं, कोई भी अभ्यास सीख सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत छोटी सी और बहुत बारीक सी बात आप लोगों को बोल रहा हूं, ये समझ रहे हो ना बात को। तो आज जो है मैं आप लोगों को राइटिंग स्किल की बेहतरीन जानकारी देने रहा हूं, कैसे आप अपने आंसर राइटिंग स्किल और ये जो अच्छा उत्तर लिखने का जो आपका लक्ष्य है। देखो, अच्छा उत्तर लिखना बहुत जरूरी है। यदि आप ये नहीं लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर नहीं लिखेंगे आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, पीटी के तो नंबर जुड़ते ही नहीं है। और एक चीज़ और बताऊं, इंटरव्यू का भी इतना बड़ा योगदान नहीं है, सबसे बड़ा योगदान मेंस का ही है, मुख्य परीक्षा का ही है ना। 1500 से ज़्यादा अंकों की मुख्य परीक्षा होती है। हर एग्जाम का अलग अलग है, कहीं पर 1500 मार्क्स की है, कहीं पर 1700 मार्क्स की है। हर जगह अपना अपना रोल है उसका। तो मेंस में आप जितना ज़्यादा नंबर ले आएंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आपको इंटरव्यू के ज़्यादा उतना आप उस पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो ऐसे में हम मुख्य परीक्षा को टारगेट करेंगे और अच्छा उत्तर लेखन करने का प्रारंभ जो आपको करना है, इसके दोनों चरणों पर मैं बहुत बिंदुवार चीज़ें सिखाऊंगा। राइटिंग स्किल कैसे आप डेवलप कर पाएंगे, इसको लेकर के सबसे वैज्ञानिक और सबसे साइंटिफिक तरीका आज आपको बताने जा रहा हूं। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोगों के मनोविज्ञान को समझते हुए पूरी क्लास डिजाइन करके बता रहा हूं। आप लोगों का जो मनोविज्ञान है, जो आपका मानसिक स्तर है, जिस मानसिक स्तर से आप लिखना शुरू करते हैं, हर बच्चा इससे कनेक्ट कर पाएगा, ये आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग के प्रथम चरण की चर्चा करूंगा। प्रथम चरण, कुछ रूल रहेंगे हमारे, दोनों चरणों के कुछ रूल रहेंगे। पहला चरण है ना, और दूसरा चरण आपका रहेगा, द्वितीय चरण जो रहेगा, दोनों चरणों के कुछ रूल हैं। और जहां तक यदि ड्यूरेशन की बात करेंगे तो पहला चरण मतलब प्रारंभ की बात है, ये आपकी बिगिनिंग है। आप आंसर राइटिंग, आप लक्ष्य को चुनना चाहते हैं, इस लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं कि आप एक बहुत अच्छा आंसर राइटिंग करें, तो पहले चरण में कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये नियम क्या होंगे मैं सारी चीजें बताऊंगा, सारे नियमों को बताऊंगा। सबसे पहली चीज देखो, जो आपका एग्जाम है, एग्जाम की प्रगति तो आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन आएगा एक निर्धारित समय में लिखना पड़ेगा। मान लो किसी एग्जाम में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, समय कितना दिया गया, 3 घंटे का, तो एवरेज देखेंगे तो 9 मिनट से 10 मिनट या 8, 9, 10 मिनट इस बीच में ही आपके पास समय रहता है। यानी एक क्वेश्चन लिखने के लिए आपके पास 10 मिनट या 9 मिनट इतनी अवधि आपके पास रहती है। ये हमारा परफेक्शन की बात है, जब हम परफेक्ट हो गए। लेकिन आज तो आप परफेक्ट नहीं है ना, पहले चरण में तो परफेक्ट नहीं है ना, दूसरे चरण में भी आप परफेक्ट नहीं होंगे ना। परफेक्शन के लिए तो आपको कई चरणों से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक अच्छा लिखने वाले बन पाएंगे। आप एक शब्द सीमा, निश्चित शब्द सीमा में लिख पाएंगे। तो जब पहला चरण, आज आप यदि शुरू कर रहे हैं उत्तर लिखना, तो मेरे 2-3 गोल्डन रूल को आपको फॉलो करना है। पहला रूल क्या है, पहले चरण में यदि आज ही आपने आंसर राइटिंग लिखना चालू किया है और यार आज भी आपकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है, तो ये पहले 2-3 नियमों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पहले भूल जाइए, शब्द सीमा से आपको कोई मतलब नहीं है। नो वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट से आपको कोई मतलब नहीं है। शब्द सीमा से आपको कोई लेना देना नहीं है। अभी पहले चरण में आपको शब्द सीमा भूल जाना है कि 200 शब्दों में लिखना है कि 150 शब्दों में लिखना है। पहले चरण में कोई शब्द सीमा नहीं होनी चाहिए आपके क्वेश्चन को लेकर के। दूसरा, टाइम भूल जाना है आपको कि मैं 5 मिनट में लिखूंगा, 10 मिनट में लिखूंगा, 15 मिनट में लिखूंगा। टाइम लिमिट को भी भूल जाना है। पहले तो सीखना है ना हमें चीजों को, तो कैसे हो सकता है। तो परफेक्शन की बात होती है कि 9 मिनट में आप किसी क्वेश्चन को लिख पाएंगे, यह अभ्यास की बात होती है। तो पहले आपको यह दिमाग से हटा देना है कि मुझे टाइम लिमिट में लिखना है। कोई बाउंडेशंस आपके पास नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। और एक रूल भर मेरा याद कर लो, आंसर तो डेली लिखना है, आंसर तो डेली लिखना है। यानी कि आपकी आंसर राइटिंग प्रतिदिन के स्तर पे होनी चाहिए। अभ्यास डेली करेंगे आप। मान लो आज ही से आपने प्रण किया, आज मेरा आपने सेशन देखा और आज आपने प्रण किया कि भाई मैं उत्तर लिखना आज से शुरू करूंगा। आपको लिखना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। जब साइकिल चलाना सीखते हो तो प्रतिदिन अभ्यास करते हो, बिना लिखे थोड़ा ना सीख जाओगे, है ना। जब तक लिखोगे नहीं, क्योंकि लिखने से ही सीखोगे, तो लिखना शुरू करना है। बस ये आपका एक रूल आपको दे के जा रहा हूं। पहले चरण में, पहला चरण की मैं ड्यूरेशन आपको बताऊं, लगभग 1 से 1.5 महीना,
है ना। 45 दिन की मान लो मैक्सिमम ड्यूरेशन है, बता रहा हूं 30 से 45 दिन का पहला चरण है आपका। पहला चरण जब आपको कुछ नहीं आता, आपको पता भी नहीं, आपने कभी लिखा ही नहीं, ग्रेजुएशन में भी लिखा तो बस वही कहीं पे छाप आए, कहीं कुछ पढ़ लिया छाप आए, नकल करके पास हो, कुछ भी किया हो। लेकिन अब यूपीएससी की बात है, यूपीएससी में आपको अपने मस्तिष्क का विकास करना पड़ेगा। आपने अभी तक कुछ नहीं लिखने का अभ्यास किया, अब लिखने का अभ्यास शुरू करना होगा। तो मैं आप सभी को लिखने के कुछ तरीके देके जा रहा हूं, बस मुझे प्रतिदिन एक क्वेश्चन आपको लिखना होगा। ठीक, पहले तो कुछ ये आपको 3-4 चीजें दिमाग में बैठा लेनी है। पहले चरण में नो वर्ड लिमिट, नो टाइम लिमिट, डेली प्रैक्टिस। ठीक, अब कैसे हम चीजों को शुरू करेंगे। बच्चे क्या करते हैं ना, शुरुआत करेंगे आप लोग तो बिल्कुल भारी भरकम, शुरुआत ही भारी भरकम होनी चाहिए आपकी, फिर अगले 2 दिन बाद धराशायी हो जाते हैं। वो वाला कंडीशन नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे रेगुलरिटी चाहिए। और शुरुआत करेंगे बहुत बिगनर्स की तरह, बहुत बिगनर्स की तरह कि भाई अभी साइकिल आपने लिया तो हैंडल पकड़ के ही चलाना सिखाना है, अभी चढ़ना नहीं है साइकिल में। अभी शुरुआत आपकी क्या करना है, हैंडल पकड़ के कि भाई साइकिल का कितना वेट है, अभी चढ़ना भी नहीं ऊपर। तो अभी आपको आंसर राइटिंग में कुछ ऐसे ही लेकर के चलूंगा। अब देखो शुरुआत कैसे की जाए, पहले चरण की शुरुआत कैसे की जाए, शुरुआत कैसे की जाए, कैसे की जाए कि काम बन जाए, है ना। शुरुआत कैसे की जाए कि काम बन जाए, आंसर राइटिंग के हम महारथी बन जाएं। हमारा पहला चरण गोल नहीं है, इसमें तो हम सीखना शुरू करेंगे। तो अब शुरुआत करने के लिए क्या करना है, ध्यान से बताऊंगा। अब ये किसके किसके लिए बेनिफिट होगा, जितने भी छात्र हैं, जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस एग्जाम, किसी भी यूपीपीएससी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी कर रहे हैं, जहां पे लिखित है, बीपीएससी में लिखित है, एमपीपीएससी में लिखित है, यूपीपीएससी में लिखित है, जहां जहां लिखित है, जहां आपको ऐसे तक लिखना है, हर जगह के लिए रूल अप्लाई होता है आपका, हर जगह के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, जहां पे आपको लिखना है, यहां तक कि मैं कहता हूं यदि ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आपको लिखना है, वहां पे भी जाके एकेडमिक लिखेंगे ना, मास्टर कर रहे हैं तो भी लिखना है, सब के लिए एप्लीकेबल है। मैं एक अच्छा उत्तर लिखना आपको सिखाऊंगा। यहां तक कि जो बच्चे 10th-12th करते हैं वो भी लिखते ही है उत्तर, उनके लिए भी सिखा रहा हूं, सब के लिए सिखा रहा हूं कैसे लिखें। ठीक, अब चलिए कैसे करना है ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करने के लिए पहले तो प्रश्न आपको रैंडम उठाना है, आपको एक प्रश्न लेना है। प्रश्न कोई भी हो सकता है। मान लीजिए आपने न्यूज़ पढ़ा, अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, हाल फिलहाल में बहुत सारे घटनाक्रम हैं, कोई भी घटनाक्रम आप देखते हैं, कोई आपके आसपास का कोई छोटा सा घटनाक्रम देख लें, महिला सशक्तिकरण पे कोई भी टॉपिक जो आपने अभी पढ़ा हो सिलेबस में, कुछ भी एक क्वेश्चन लीजिए, कोई भी आसान सा क्वेश्चन लीजिए, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं लेना, एक आसान सा क्वेश्चन लेना है आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन लेना है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। पहला चरण है, एक आप प्रश्न लेंगे, कोई भी प्रश्न जिसका उत्तर आपको लिखना ना, कोई भी प्रश्न, ये मत सोचे कहां से प्रश्न उठाऊं, कहां से क्या लिखूं, ये पहले चरण की चीज नहीं है। पहले चरण में तो आपको सिर्फ एक कोई भी प्रश्न बनाइए, खुद से बना लीजिए, कहीं भी आपको मिल जाए वहां से ले लीजिए, सिंपल आसान कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, बहुत टिपिकल और क्वेश्चन नहीं लेना है, आसान सा क्वेश्चन लीजिए, एक लाइन में कोई हो जो इजीली आप समझ पाए। ठीक, क्वेश्चन लेने के बाद आपको क्या करना है, अगला काम होता है कि आपको सावधानी पूर्वक प्रश्न को पढ़ना है। अगला काम है, जब भी आप कोई भी प्रश्न लिखने के लिए शुरुआत कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक उस प्रश्न को पढ़ना है। अगला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है एक प्रश्न लेना है, दूसरा है उसको रीड करना है, पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, प्रश्न को समझने का प्रयास करना है। थोड़ा समय लग सकता है, देखो जितना प्रोसीजर पहले चरण में बताऊंगा, हो सकता है आपको 1.5-2 घंटे भी लगे, एक क्वेश्चन को लिखने में भी 1.5-2 घंटे का टाइम लग सकता है, तो लगाइए। अब कैसे, ध्यान से समझना है। तो एक प्रश्न लेना है, फिर उसको पढ़ना है, केयरफुली पढ़िए, और केयरफुल पढ़ने के बाद उस प्रश्न में जो टॉपिक हो, हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई टॉपिक होगा, बिना टॉपिक के नहीं होगा, वो क्वेश्चन किसी ना किसी टॉपिक से तो पक्का पूछा गया होगा, तो आइडेंटिफाई करिए। अगला है पहचानिए, अगला काम करना है, पढ़ने के बाद पहचानिए कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है, यानी उसका टॉपिक पहचानना है आपको, किस टॉपिक से पूछा गया है। मान लो राष्ट्रपति के चैप्टर से कोई भी, राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति पूछ सकता है, कुछ भी हो,
अब बहुत सारी चीज़ें, अब तो क्वेश्चन बहुत ऐसे आते हैं आयोग में कि आपको उनको पढ़ने पर यदि आप केयरफुली नहीं पढ़ पाए तो सही उत्तर क्या देना होगा आप दे ही नहीं पाओगे। लंबे चौड़े क्वेश्चन आते हैं, तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन भी दी होती है और बाद में क्वेश्चन पूछा गया होता है। तो अब प्रकृति बदल रही है, लेवल बदल रहा है, लेकिन पहले चरण में आपको क्या करना है, टॉपिक पहचानना है बस कि क्वेश्चन का टॉपिक क्या है। और जब आप प्रश्न पढ़ रहे हो तो प्रश्न को पढ़ने के बाद उसको अंडरलाइन करना है, 3-4 कीवर्ड जो आपको लगे कि शायद इसका उत्तर मुझे लिखना हो सकता है ना। तो आप साथ साथ अंडरलाइन भी कर लें क्वेश्चन को लेकर के। आगे चल के मैं अभ्यास भी कराऊंगा इसी स्तर पे, कुछ अभ्यास भी आपको करवा दूंगा, लेकिन अभी पहले समझिए कि पहले चरण में आपका क्या प्रोसीजर होगा। स्टेप बाय स्टेप आप ये प्रोसीजर लिख भी सकते हैं और इनका फिर लगातार अभ्यास आप करेंगे, ठीक है। तो पहले एक प्रश्न लेना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, फिर प्रश्न को पहचानना है कि इसका टॉपिक क्या है और क्वेश्चन को अंडरलाइन करना है, ठीक। क्वेश्चन के जो आपको लगता है कीवर्ड्स हैं, जिन कीवर्ड्स का आपको उत्तर देना है, तो आप क्या करेंगे, उनको अंडरलाइन कर लेंगे। अब आपके साथ कंडीशन ये हो सकती है कि जो टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है कि आपको वो आता हो सकता है आपको नहीं आता हो, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। आपने उस टॉपिक के बारे में कभी पढ़ा हो या कभी ना पढ़ा हो, दोनों कंडीशन हो सकती है। मैं कह रहा हूं दोनों कंडीशन में भी आपको क्या करना है, इस टॉपिक को बुक में जाना है, बुक में सर्च करना है कि बुक में कहाँ दिया गया है टॉपिक। बुक में, इंटरनेट से, जो स्टडी मटेरियल है आपका, कहीं से भी आपको इस टॉपिक को क्या करना है, सर्च करना है, ढूंढना है, चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, कोशिश ये करना है, ठीक है। आता भी है तो भी आपको पढ़ना है, नहीं आता है तो भी आपको पढ़ना है। सर्च करिए, कलेक्ट करिए फैक्ट, तथ्यों को ढूंढिए कि कहां पर इस क्वेश्चन के, इस टॉपिक के फैक्ट आपको मिलेंगे। किताब में मिल सकते हैं, किसी भी सेशन में मिल सकते हैं, नोट्स में मिल सकते हैं, स्टडी मटेरियल मिल सकते हैं, इंटरनेट में तो सब मिलना है, पूरा वर्ल्ड समाहित है उसमें। तो अगला काम आपको क्या करना है, अगला चरण क्या है आपका, फैक्ट कलेक्ट करना है, कलेक्शन करना है, तथ्य इकट्ठे करना है, और एक तरीके से कह सकते हैं एक तरीके नकल करना है ना, कॉपी करना है, कहीं से भी इसके फैक्ट को कॉपी करना है। और जब आप ये पूरे फैक्ट इकट्ठा करेंगे, इन फैक्ट का रट्टा मारना है, याद करना है, इन्हें क्या करना है, याद करना है, इस टॉपिक को याद करना है। इसीलिए कह रहा हूं इस प्रोसीजर में टाइम लगेगा, हो सकता है आपको 1 घंटे 1.5 घंटे भी लगे, लेकिन आपका इतना बड़ा काम हो जाएगा कि आप भी खुश हो जाएंगे कि सर क्या बात हो गई। आपने भी शायद कभी इस चीज को सही तरीके, जो मैं कहता जाऊं बस आपको हूबहू उसका पालन करना है, करके देखिए। मैं आपको पहला चरण 30 दिन की बात कर रहा हूं, 30 से 45 दिन, दूसरा चरण आपका 2 महीने का होगा, तीसरे महीने में फर्राटे से आप लिखेंगे, कोई नहीं आपको रोक पाएगा। 3 महीने का प्रोसीजर देके जाऊंगा, जो इन 3 महीनों का काम कर लेगा, मैं गारंटेड बताता हूं आप बहुत अच्छे राइटर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया कुछ भी लिख सकेंगे। एक बार साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो फिर क्या होता है, हाथ छोड़ के भी चलाते हैं। एक बार बाइक भगाना छोड़ दिया, हाथ छोड़ के भी भगाते हैं। क्यों? कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है, इतना अभ्यास कर चुके होते हैं कि चीजें पता है, आइडिया है, बैलेंस बनाना चालू कर देते हैं। फिर एक बार लिखना सीख गए, फिर कोई भी टॉपिक होगा उस पर कुछ ना कुछ लिख पाओगे। एक बार यदि आप बोलना सीख गए तो चाहे जो टॉपिक दे दो आप कुछ ना कुछ तो बोल ही जाओगे, बहुत ज्यादा टफ भी होगा तो भी लिख पाओगे। तो पहले हमें राइटिंग स्किल सीखना है। अब क्या करना है, पहले क्वेश्चन एक लेना है, फिर उसको पढ़ना है, फिर आइडेंटिफाई करना है, टॉपिक पता करना है, अंडरलाइन साथ साथ करते जाना है कि क्या क्या कीवर्ड है, मतलब 1-2 कीवर्ड हैं। इसके बाद उसको याद करना है, बुक में उसके टॉपिक को देखना है, फैक्ट इकट्ठे करने हैं और फिर उन फैक्ट को याद कर लेना है। एक बार जब वो आपके याद हो जाए फैक्ट, फिर इसके बाद क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है। क्या करना है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है, अगेन पढ़ना है, ठीक। क्योंकि अब आप लिखने के प्रोसीजर पे जाएंगे। आपने क्वेश्चन बना लिया, पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पहचाना कि इसका टॉपिक क्या होगा, फिर बुक से उसके फैक्ट इकट्ठे किए, फैक्ट इकट्ठा करने के बाद उनको याद किया। अब इसके बाद बुक बंद करके रख दी। बुक क्या किया, बंद करके रख दिया। फैक्ट आपने इकट्ठे किए थे, फैक्ट कहीं पे लिखते भी जाइए एक जगह पे, है ना। आप फैक्ट लिख भी सकते हैं कि भाई ये फैक्ट होगा, ये इसमें ये डाटा डाला जाएगा, ये डाटा डाला जाएगा। और इसके बाद आप उसको क्या है, बुक को बंद कर दीजिए, अगेन क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक।
और जब आप अगेन इसको पढ़ेंगे तो आपको एक रफली आइडिया होगा, जितने भी फैक्ट आपने इकट्ठे किए हैं, जितने भी तथ्य आपने इकट्ठे किए हैं, इन तथ्यों को एक सीक्वेंस में लगाइए, एक क्रम में लगाइए। आप जितने भी फैक्ट हैं इनको आप सीक्वेंस में लगाइए, एक क्रम में इनको क्या करिए, एक पूरे माले में पिरोने का प्रयास करिए। ठीक है, कि फैक्ट को मतलब एक क्रम से बिंदुवार आप लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई जो टॉपिक आपने पढ़ा उसके फैक्ट को 3 4 5 पॉइंट तो कम से कम आप जो है उनको क्रम से लिख लीजिए। ठीक, पहला पॉइंट लिख लिया, दूसरा पॉइंट लिख लिया, तीसरा पॉइंट। ये बात तब थी जब आप फैक्ट को इकट्ठा कर रहे थे, सर्च कर रहे थे, तो आप क्या करेंगे, फैक्ट लिखते चले जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन का टॉपिक था उसके फैक्ट आपने एक जगह पे 5 6 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट जो भी आपने बनाने हैं बना लिया। ठीक, बनाने के बाद अब आपको करना क्या है, पॉइंट वाइज इसको आपने बना लिया। ठीक है, पॉइंट वाइज आपने इसको लगा लिया। लगाने के बाद अब अगला चरण क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप एक प्राथमिकताएं तय करेंगे कि किस पॉइंट को ऊपर आना चाहिए, किस पॉइंट को नीचे जाना चाहिए, किस पॉइंट को ऊपर। तो एक तरीके से एक प्रायोरिटी सेट करेंगे, एक प्राथमिकता सेट करेंगे कि किस बिंदु को मुझे पहले लिखना है और किस बिंदु को ऊपर लिखना है। तो इसी में एक सीक्वेंसिंग डाल सकते हैं कि ये पहले नंबर पे पहले इसे लिखूंगा, फिर इसे लिखूंगा, फिर इसे लिखूंगा, फिर इसे लिखूंगा। एक यहाँ पे नंबरिंग डाल दीजिए फैक्ट में ही, बिंदु में ही, कि पहले मुझे ये पॉइंट लिखना चाहिए, फिर मुझे अपने हिसाब से सब खुद ही करना है। पहले मुझे ये लिखना चाहिए, फिर 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 मुझे ये लिखना चाहिए। आप एक सीक्वेंस क्रिएट करिए। ठीक, समझते जाइए। फिर से मैं आपको सारे चरण बता रहा हूं। सबसे पहला चरण है, एक क्वेश्चन लीजिए, न्यूज से उठा सकते हैं, कहां जहां से उठाना हो। अगला चरण है उसको पढ़िए, आइडेंटिफाई करिए उसके टॉपिक को, अंडरलाइन करिए कीवर्ड्स को। कीवर्ड को आपको अंडरलाइन करना है, कीवर्ड जो है उसके उनको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, आपको अंडरलाइन करना है। इसके बाद वो जितने भी फैक्ट हैं उन फैक्ट को क्या करना है, याद करना है, रटना है, पढ़ना है। और याद करने के बाद अगला काम करना है आपको, अगला काम करना है, जितने भी फैक्ट थे उनको आपने लिख लिया होगा, उनको एक सीक्वेंस में तय करना है, एक सीक्वेंस बनाना है, उनको प्राथमिकता देनी है कि किस पॉइंट को पहले लिखेंगे। फिर इसके बाद अगेन क्वेश्चन पढ़िए, अगेन क्वेश्चन पढ़िए, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद लिखना शुरू करिए। प्रायोरिटी सिलेक्शन आप दे देंगे तो लिखना शुरू करिए। ठीक है, यहां पे क्योंकि आपने तय कर लिया है क्या पहले लिखेंगे क्या बाद में लिखेंगे, इन्हीं पॉइंट को लिखना शुरू करिए। लेकिन जो भी लिखे अपने शब्दों में लिखिए, जो भी लिखे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। अब देखो, कोई भी क्वेश्चन आप लिखते हो, क्वेश्चन में 3 चीजें तो होती हैं। पहले तो होता है इंट्रो। किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको मिलेगा इंट्रो। आप जो टॉपिक होता है, जो भी आप टॉपिक आपने पहचाना, आइडेंटिफाई किया है, उस टॉपिक का पहले, उसी टॉपिक को हम 2 से 3 लाइनों में लिखते हैं। पहले 2 से 3 लाइन उस टॉपिक के बारे में जानकारी देनी होती है। ठीक, इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। 2 से 3 लाइन होता है, ज़्यादा नहीं होता। देखो, क्वेश्चन लिखने में आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, पैरा में भी लिख सकते हैं, इसको आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। आज के टाइम पे दोनों का मिश्रण हो गया है। लोग पॉइंट में, स्टूडेंट पॉइंट में भी लिखते हैं, पैराग्राफ में भी लिखते हैं। दोनों गलत नहीं है, दोनों सही हैं। आप क्वेश्चन को समझिए, आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में, या फिर कुछ बच्चे पैराग्राफ और पॉइंट दोनों को मिक्स कर देते हैं। एक पैराग्राफ लिखा फिर कुछ पॉइंट लिख दिए, फिर एक पैराग्राफ लिखा फिर कुछ पॉइंट लिख दिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इंट्रो लिखना है, इंट्रो के बाद मेन बॉडी लिखना है, मेन बॉडी। ठीक, जो उसकी, जो क्वेश्चन के जो डिमांड है, जो मांग है, जो क्वेश्चन जो आपको नंबर दिलाएगी, तो मेन बॉडी भी आपको लिखना है। ठीक है, और मेन बॉडी को कोशिश करिए 2 भागों में बांट दीजिए। मेन बॉडी को 2 भागों में बांटिए, एक ही पैराग्राफ में मत समेट दीजिए। यदि आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो कम से कम 2 पैराग्राफों में आपको मेन बॉडी लिखनी चाहिए।
यदि एक पैराग्राफ में अपने वर्ड्स लिखे तो दूसरे पैराग्राफ में आप डायग्राम बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको ऐसे इनपुट्स भी देने चाहिए। डायग्राम बना सकते हैं, कोई भी मैप का है तो आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन है तो उसमें मैपिंग कर सकते हैं। तो वो मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे लिखना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज भी आंसर राइटिंग के मैं आपको सेशंस लेकर के आऊंगा, उसको टेंशन मत लो, मैं बता दूंगा। पहले आपको इंट्रो के बाद दूसरा काम है मेन बॉडी और तीसरा होता है कंक्लूजन। कोई भी क्वेश्चन लिख रहे होते हैं तो अंत में निष्कर्ष देना होता है। तो शुरुआत पैराग्राफ से होती है और खत्म भी हमें पैराग्राफ में करना होता है। यहाँ वाला जो सेक्शन होता है या तो पॉइंट में लिखेंगे या तो पैराग्राफ में लिखेंगे। पैराग्राफ में भी लिखेंगे तो ये नहीं कि एक सांस में चालू किया और फिर खत्म कर दिया। कम से कम पैराग्राफ को 2 भागों में बांटना है, पहला पैराग्राफ में मेन बॉडी और दूसरे पैराग्राफ में मेन बॉडी। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा था कि आपने तथ्य इकट्ठे कर लिए, तथ्य इकट्ठे करने के बाद सबको प्राथमिकता दे दी, सीक्वेंस दे दिया, एक प्रायोरिटी दे दी, किसे पहले लिखना है, किस फैक्ट को बाद में लिखना है। इसके बाद अगेन क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन करने के बाद उसका आंसर लिखना शुरू कर देंगे आप। ठीक है, और आंसर को आप पॉइंट में लिखे चाहे पैरा में लिखे, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। इसके बाद आपको छोटे छोटे पैराग्राफ में उत्तर को डिवाइड करके आराम से उसको लिखेंगे। 2, 3, 4 पैरा में कम से कम आप उत्तर को लिखें। और इसके बाद जब आप पूरे उत्तर को लिख लेंगे, जब पूरे उत्तर को, यहाँ पे ना तो कोई वर्ड लिमिट है ना तो कोई टाइम लिमिट है, इस बाउंडेशन से आप परे हैं। पहले चरण में कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 200 शब्दों के क्वेश्चन को 300 में लिख रहे हैं, 400 में लिख रहे हैं, कम में लिख रहे हैं, जो लिखना पहले शुरू करना है। शुरुआत में कोई रूल नहीं है, अभी कोई रूल नहीं है, पहले तो अभ्यास करिए, लिखना शुरू करिए। तो पहले चरण में आपको क्या करना है, बिगिनर्स हैं आप, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आपको क्या चाहिए, शुरुआत में आप चाहे 200 शब्दों, 400 शब्दों, 500 शब्द जो लिखना है लिखो, कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई वर्ड लिमिट नहीं, दिमाग से बिल्कुल खत्म कर देना है। इसके बाद कुछ समय बाद जब आप उत्तर लिख लें, उत्तर लिखने के बाद उसका स्वमूल्यांकन करिए, स्वयं पढ़िए, स्वमूल्यांकन खुद से पढ़िए उसे, किसी को मत पढ़ाइए, किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को खुद पढ़िए और जब खुद पढ़ेंगे तो बहुत सारी कमियां आपको लगेंगी, उसमें लगेंगी, ये पॉइंट नहीं है। जब जो बच्चे लिखते हैं लगातार आंसर राइटिंग, जब अपनी कॉपी खुद पढ़ते हैं तो, या फिर मेरे द्वारा जो है लाइव आंसर राइटिंग की जो क्लास कराई जाती है उसमें जो ग्रुप बना है उसमें भी आप देखेंगे कुछ बच्चों में अच्छे पॉइंट होते हैं, उनको अच्छे नंबर भी, तो आप उससे भी आइडिया लगा सकते हैं या स्वयं मूल्यांकन करिए। मैं कहता हूँ स्व मूल्यांकन से बेस्ट कुछ नहीं है। आप अपने क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे ना, आपको बहुत सारी कमियाँ दिखेंगी और जो कमियाँ दिखें उन कमियों को फिर से लिखिए कि भाई यहाँ पर ये फैक्ट और होना चाहिए, यहाँ पर ये फैक्ट और होना चाहिए, और उसी क्वेश्चन को दोबारा लिखिए, फिर से अगेन लिखिए। यानी एक ही क्वेश्चन को दोबारा भी उसी प्रोसीजर के साथ फिर तिबारा, यानी एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार आपको पहले चरण में लिखना चाहिए। ये रहा पहला चरण। कब तक करना है, 45 दिन, 30 से 45 दिन का ये पूरा का पूरा पहला चरण आपका होना चाहिए। आपने क्या किया, सबसे पहले एक प्रश्न लिया, ठीक है, ध्यान से समझिए, मैं नहीं चाहता कि इस चीज पे किस तरीके से आप कोई लापरवाही। एक प्रश्न लिया, प्रश्न को पढ़ा, पढ़ने के बाद ऑडिट उसको पहचाना, टॉपिक को आइडेंटिफाइड किया, इसके बाद उससे जो कीवर्ड हैं उसको अंडरलाइन किया, इसके बाद एक बुक उठाई या फिर कोई स्टडी मटेरियल उठाया या इंटरनेट का सहारा लिया, उनके फैक्ट इकट्ठा किए, सारे फैक्ट को एक जगह पे लिख लिया आपने। जब सारे फैक्ट आपने लिख लिया, लिखने के बाद उनको एक प्राथमिकता सीक्वेंस दे दी, कौन सा फैक्ट पहला आना चाहिए, कौन सा फैक्ट बाद में आना चाहिए। क्वेश्चन को अगेन पढ़ा, अगेन पढ़ने के बाद उस सीक्वेंस के आधार पे या तो पैराग्राफ के बेस पे या तो पॉइंट के बेस पे आपने क्वेश्चन को लिखना शुरू किया। क्वेश्चन में जो टॉपिक है, टॉपिक को इंट्रो पे आपको जो भी आपका टॉपिक है, हर क्वेश्चन में एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक को इंट्रोडक्शन में 2 से 3 लाइन पे आपको लिखना है। इसके बाद मेन बॉडी, यदि आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो 2 भागों में बांट दीजिए, 2 पैराग्राफ में लिखिए आंसर को, और कंक्लूजन एक पैराग्राफ बनिए। यदि पॉइंट वाइज लिखना चाहें तो पॉइंट वाइज भी खूब अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब आप आंसर लिख लें, कोई टाइम नहीं है इसमें, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई जितना 2 घंटे 3 घंटे समय लेना है लिखिए। शुरुआत करना है भाई, आप पहले दिन से एक्सपर्ट कैसे बन जाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है पहले दिन से ही आप धुरंधर बन जाए? सवाल ही नहीं उठ सकता। पहले दिन से तो आप धुरंधर बन ही नहीं सकते हैं, इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। लेकिन आप जब 30 क्वेश्चन, यदि आप 30 दिन या 45 दिन लिखते हैं तो 30 से 40 क्वेश्चन लिखेंगे, और जब आप स्व मूल्यांकन करके डेली कमियां निकालेंगे और
उसी क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, उसी क्वेश्चन को तिबारा लिखेंगे, यानी बार बार क्वेश्चन नहीं चेंज करना है, क्वेश्चन दोबारा तिबारा सेम क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करनी है, तिबारे प्रैक्टिस करनी है, और हर बार जब कमियां लगे दूर करिए। कम से कम 3 बार एक क्वेश्चन को तो लिखना ही चाहिए, 3 बार एक क्वेश्चन को तो लिखना चाहिए। पहली बार लिखा, ठीक है, कमियां लगी, थोड़ा सा और फैक्ट इकट्ठा किए, दोबारा लिखे। नकल नहीं करना है, यहाँ पे मैं फैक्ट इकट्ठा करने की बात कर रहा हूं तो वो उसमें नकल नहीं सम्मिलित है, फैक्ट को याद भी करना है ना आपको, याद करके फिर प्रयास करिए चीज़ों को। नकल की आदत डालेंगे तो फिर आप बहुत गलत हो जाएंगे, यूपीएससी जैसे एग्जाम पे संभव नहीं है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन का जिस तरीके से, मैं चाहता हूं आंसर राइटिंग स्किल सीखें बस, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा आप लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी बहुत जानकारी होगी, आपके पास तरीका आ जाएगा लिखने का। तो पहले चरण में आपको ये चीज़ को दोहराना है और लगभग 30 से 40 क्वेश्चन जो है 30 से 45 दिन में आप लिखेंगे लगातार। डेली प्रैक्टिस जरूर करनी है, डेली एक क्वेश्चन लिखना है और उसको 1 से 2 बार दोहराना है, बस ये काम रेगुलर करना है। कब तक करना है? 30 से 45 दिन। ये था आपका पहला चरण। ये बात थी आपके पहले स्टेज की, और पहले स्टेज के जो रूल मैंने आपको बताए थे, नो टाइम लिमिट, नो वर्ड लिमिट, डेली आंसर राइटिंग, है ना, ये ध्यान रखना है। और एक चीज और बता दूं, जो आप क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, तिबारा लिखेंगे, 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला है उसे कम शब्दों में लिखने का प्रयास करिए, कम शब्दों में। यहां पे मैं शब्द लिमिट की बात इसलिए कर रहा हूं, उसको 2 भागों में इसलिए बांटिए, और ज्यादा में भी लिखिए, ज्यादा में, यदि ज्यादा आता है ज्यादा लिखिए, कम आता है कम लिखिए। वर्ड लिमिट का कोई भी टेंशन मत रखिए। आपको यदि 50-60 में आता है तो 50-60 में लिखिए, आपको 100, 150, 300, 400 शब्दों में, अभी पहले लिखना सीखना है, हमें गति में भी तो काम करना है। तो कम में आता है तो कम में लिखो, ज्यादा में आता है तो ज्यादा में लिखो, या मैं कहता हूं दोनों में लिखने का अभ्यास करो। यदि कोई टॉपिक है उसे कम में भी लिखने का प्रयास करो और ज्यादा में भी लिखने का प्रयास करो। कोशिश करो कम से कम में कितना लिख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा में कितना लिख सकते हो। तो एक ये भी अभ्यास आपको करना चाहिए, ठीक है। जब आप दोबारा तिबारा करते हैं तो कम या ज़्यादा, दोबारा में कम करने का और उसको कम समराइज करने का, तिबारा में और थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करो, क्योंकि क्वेश्चन कभी 100 शब्दों के, 150 शब्दों के, 200 शब्दों के, एमपीपीएससी में तो और बुरा हाल है ना। तो ये अलग अलग होता है, तो हमें हर लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये काम करने के बाद अब देखो, जो बच्चे मेंस जिनका सामने है, नज़दीक है, पीटी लग रहा है, क्वालिफाई हो जाएगा, आपको भी यही प्रैक्टिस करनी है। आप थोड़ा समय को घटा सकते हैं पहले चरण के, लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। प्रतिदिन के स्तर पे 2 क्वेश्चन, लेकिन पहले चरण से तो गुजरना ही पड़ेगा। आप पहले दिन एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, आपको पहले चरण से तो गुजरना ही पड़ेगा। सवाल ही नहीं उठता कि आप ना गुजरें, आपको पहला चरण से गुजरना पड़ेगा। और जब पहले चरण से आप गुजर चुके होंगे, आप 30 से 40 क्वेश्चन लिख चुके होंगे, तो आप द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। क्या करेंगे? द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे, और द्वितीय चरण की अवधि भी आपकी अभी पर्याप्त होगी। लगभग 60 दिन मान के चलिए, 60 दिन अभी आपको द्वितीय चरण में रहना होगा। तो सेकेंड स्टेज में क्या है? सेकेंड स्टेज में भी हमें वही कार्य करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अब अपने आप को स्पेसिफिक कर देना है। अब आप नए खिलाड़ी ना रहे, आपने 30-40 क्वेश्चन का अनुभव हासिल कर लिया है, आपने एक तरीका सीख लिया है चीज़ों का, अब उस तरीके पे काम करना शुरू करना है। यहाँ पर भी शुरुआत वहीं से करनी है, एक प्रश्न लेना है आपको, लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न लेने का सोर्स बदल देना है। पहले क्या था, आप रैंडम कहीं से भी क्वेश्चन उठा ले रहे थे, अब क्वेश्चन कहाँ से उठाना है? पिछले साल के प्रश्न पत्र से। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस की दे रहे हैं, यूपीपीएससी के एग्जाम की दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम की दे रहे हैं, एमपीपीएससी, बीपीएससी, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, उसका प्रश्न उठाइए पिछले साल का, किसी सब्जेक्ट का उठाइए। मान लीजिए आपका जो है पिछले साल के प्रश्न पत्र या अभी पैटर्न चेंज हुआ है, तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड उठा लीजिए, लेकिन उठाइए आयोग के ही क्वेश्चन, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल वही ग्राउंड लेवल होगा आपका, जिस ग्राउंड लेवल पे जाकर के आपको वो करना है, एग्जाम देना है। तो आपको क्या करना चाहिए? आयोग के पिछले साल के प्रश्नों को उठाना चाहिए अभ्यास के लिए, क्योंकि अब आप अभ्यास करेंगे ना, आयोग के पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को उठाना चाहिए आपको, पिछले वर्ष के प्रश्नों को उठाइए। अगला चरण क्या है? आयोग के पिछले वर्ष के प्रश्नों को आपको उठाना है, यह आपका अगला चरण है।
और भी हो सकता है, संपादकीय ले लीजिए या कोई न्यूज़ है, कुछ भी है, आप क्वेश्चन खुद भी बना सकते हैं उसी स्तर का, या कहीं पे भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आज के टाइम पे, वहाँ पे क्वेश्चन आता है। आज़ाद ईस एकेडमी की कम्युनिटी पे मैं क्वेश्चन देता रहता हूँ, ठीक है। या फिर जो हमने लगातार वो करवा रहे हैं आपको, जो लाइव आंसर राइटिंग है, वहाँ पर क्वेश्चन आपको रेगुलर मिलता है, ठीक है। तो आपको जो है आयोग के पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को आपको देखना है। एग्जाम इंडिया पे लगातार मुहिम कार्यक्रम चल रहा है, उसके क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पिछले वर्ष के प्रश्नों को उठाना है। एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन लेने के बाद फिर वही तरीका है, क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। पढ़ने के बाद टॉपिक देखना है, किस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। टॉपिक के साथ साथ जो कीवर्ड है उसे अंडरलाइन करना है, कीवर्ड को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करना है आपको कीवर्ड को। और क्या कर सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ को दे रहा हूं। अब जब आपने इसका टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब चूंकि देखो ये आयोग का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का अपना एक स्तर होगा, यहाँ पे आपको एक डिफ़िकल्टी लेवल भी फील होगा, है ना। पहले तो आप रैंडमली कोई आसान से क्वेश्चन उठा रहे थे, उसे समझ रहे थे। तो यहाँ पे क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन जुड़े हुए होते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर ही कई बार तीन तीन क्वेश्चन भी जुड़े हुए होते हैं, यानी 3 आंसर देने होते हैं, ठीक है। फिर बाद में जो पुछल्ले शब्द लगे होते हैं, मैं एक सेशन लेकर के आऊँगा पुछल्ले शब्दों का, आलोचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए, टिप्पणी कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए, ये सब क्या है, इससे क्या होता है, चर्चा करिए, व्याख्या कीजिए, इनमें क्या क्या लिखना होता है, क्या क्या इसमें ड्रॉबैक क्या डालना है, तो वो मैं अभी कभी चर्चा करूँगा, आपको एक सेशन लेकर के आऊँगा, कमेंट में बताइएगा उसको लेकर के, ठीक है। मैं जल्दी सेशन लेकर के आऊँगा। तो टॉपिक को लेकर के जब आपने टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया क्वेश्चन का, तो टॉपिक को आपको संबंधित इसमें भी आपको पढ़ना है, टॉपिक को पढ़ना है आपको। हो सकता है टॉपिक आपने पढ़ा हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, तो आपको अच्छे सोर्सेज से, आपको अपने क्लास नोट्स से, बुक से, इंटरनेट से, किसी भी अच्छे सोर्स से संबंधित टॉपिक को पढ़ना है। यहाँ पे भी मैं सेकेंड स्टेज में भी आपको पढ़ने की बात कर रहा हूँ कि आप टॉपिक को पढ़िए। क्या लिखेंगे, जब तक आपको आता ही नहीं क्या लिख लोगे, ये बताओ, क्या लिख लोगे, कहाँ से लिख लोगे, जब आता ही नहीं है, जब पता ही नहीं है आपको, अभी आपके पास राइटिंग स्किल भी नहीं है कि अच्छी राइटिंग स्किल हो, बिना जानकारी के कोई कुछ भी लिख लेगा क्या, ये बताइए, है ना। भारत में के बारे में इतनी चीज़ें हैं, मैं कह रहा हूँ ईरान के संविधान के बारे में मैं आपसे पूछूं, आपके पास जानकारी ना हो, क्या लिखोगे आप, जब तक तथ्य नहीं होंगे, फैक्ट नहीं होंगे, क्या लिखोगे आप, समझ रहे हो ना। तो आपके पास तथ्य और फैक्ट होने बहुत जरूरी हैं, बिना तथ्य फैक्ट के कुछ भी लिख दोगे एग्जामिनर थोड़ा ना आपको नंबर दे देगा, इसलिए पहले पढ़ लो। अभी हम सीख रहे हैं तो सीखने में ही पहले इन चीज़ों को हमें करना है। आगे आने वाले चरणों में आपका जब सिलेबस कंप्लीट होगा ना, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, बिना पढ़े नहीं रह सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक सिलेबस नहीं कंप्लीट किया क्या हो पाएगा, सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट होगा, लेकिन इंतजार करोगे कि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब ये आंसर राइटिंग करूंगा, तब तो कुछ नहीं होगा, बेड़ा गर्क होगा और कुछ नहीं। इसलिए आंसर राइटिंग अभी चालू कर देना है, लेकिन जो टॉपिक आ रहा है ना, उस टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए और फिर उसकी आंसर राइटिंग पे काम करना चाहिए। तो संबंधित टॉपिक को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको थिंक करना है, सोचना है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा थिंक करिए, उस टॉपिक पे थोड़ा सा विचार मंथन करिए, और विचार मंथन करने के बाद पॉइंट खुद क्रिएट करिए। अब पॉइंट खुद क्रिएट करिए, खुद पॉइंट बनाइए, क्या क्या पॉइंट होंगे, चूंकि आपने टॉपिक पढ़ा भी, और थिंकिंग प्रोसेस के साथ, थोड़ा विश्लेषण के साथ, समझने के साथ, अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ उसको पढ़िए। और जब आप उसे पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट अगला क्या करना है, पॉइंट में कन्वर्ट कर देना है, मेक पॉइंट, उसमें पॉइंट बनाने हैं बहुत सारे। और जब आप पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट बनाने के बाद आप फिर से प्राथमिकता तय करेंगे कि किस पॉइंट को मुझे ऊपर लिखना है ना। जैसे कि मैंने बताया पहला पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है आपके, ये पॉइंट है आपके, ठीक है, ये पॉइंट हैं आपके जो आपने पॉइंट पढ़े उस टॉपिक को लेकर 10 से 12 पॉइंट, तो आप फिर प्राथमिकता देंगे, इसे पहले लिखना है, इसे दोबारा लिखना है, फिर इसे ऊपर लिखना है, इसे यहाँ लिखना है, इसे यहाँ लिखना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप प्राथमिकता एक सीक्वेंस बांध देंगे कि पहले ये पॉइंट लिखना है, फिर ये पॉइंट लिखना है, फिर ये पॉइंट लिखना है, फिर ये पॉइंट लिखना है। कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, नीड क्या है, उसी से आप प्रायोरिटी सेट करेंगे। और फिर वही बात है कि जो आप आंसर राइटिंग करेंगे या तो पॉइंट में करेंगे, पॉइंट बाय लिखेंगे, या पैराग्राफ के लेवल पे लिखेंगे,
पैराग्राफ के लेवल पे लिखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन आपका जो टॉपिक है उससे जुड़ी हुई 2 से 3 लाइनें, फिर मेन बॉडी यदि पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो 2 पैराग्राफ में कम से कम लिखना है उसे, ठीक है। और इसके बाद कंक्लूजन, यदि पॉइंट में लिख रहे हैं तो क्रम से आप पॉइंट 5-5, 6-6 पॉइंट जो आपके हैं क्रम से, प्राथमिकता आपको बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर को हिट करता है। पहला पॉइंट यदि सॉलिड नहीं हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। एग्जामिनर को शुरुआती तो जो सबसे प्रायोरिटी वाला पॉइंट हो उसे सबसे ऊपर लिखिए, जिससे आपके नंबर, हमें एग्जामिनर को दिल जीतना है उसको आपका क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि यार कुछ नया सीखने को मिला, ये जानकारी ही नहीं थी मुझे। लेकिन एग्जामिनर ये आपकी आंसर राइटिंग स्किल ही कर पाएगी और साथ में नॉलेज, बिना फैक्ट के कुछ नहीं हो पाएगा, कोई चमत्कार नहीं होने वाला आपकी कॉपी में, ठीक है। एक चीज़ ये रखना है। और इसके बाद आपको स्वमूल्यांकन, जब आप पैराग्राफ या पॉइंट में लिखेंगे उत्तर, इसके बाद स्वमूल्यांकन करिए। स्वमूल्यांकन करने के बाद कमियां ढूंढिए। अभी भी किसी और को नहीं देना कॉपी, स्वमूल्यांकन करना है। किसी और को कॉपी किस चरण में देना होगा मैं बताऊंगा। स्वमूल्यांकन करिए और इसके बाद फिर दोबारा लिखने का प्रयास करिए उन कमियों को दूर करके, फिर दोबारा लिखिए उसी सेम क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको एक टाइम लिमिट निर्धारित करने का प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन को 9 से 10 मिनट अब लिखना है। पहले चरण में आपका कोई नो टाइम लिमिट था, लेकिन आपने 40 से 45 क्वेश्चन लिखे हैं लगातार। तो अब अभ्यास दूसरे चरण में आपको करना है कि आपको टाइम बद्धता, समय बद्धता के साथ जुड़ जाना है। 9 से 10 मिनट बोल रहा हूं, यदि 11 से 12 मिनट भी लगता है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9 से 10 मिनट का प्रयास करिए। अब यहां से अपने आप को एक दबाव डालना चाहिए कि अब मुझे 9 से 10 मिनट में एक क्वेश्चन लिखना शुरू करना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता हूं। 12-13 मिनट भी लग रहे हैं तो भी बुरा नहीं है, तो भी ठीक है, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक रूल आप हार्डली फॉलो करेंगे, वर्ड लिमिट का। अब आप वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे। यदि क्वेश्चन 200 शब्द का है तो दूसरे चरण में आप 200 शब्दों में ही क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें आप वर्ड लिमिट को फॉलो करेंगे। वर्ड लिमिट को आपको दूसरे चरण में फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। टाइम लिमिट की कोशिश करनी है, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वर्ड लिमिट की आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा। आप यदि ये काम नहीं कर पाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। और अभ्यास आपको आयोग के पिछले साल के प्रश्न पत्रों को ही दूसरे चरण में करना है। आप कोई ऐरा गैरा कोई भी क्वेश्चन उठा के उसको, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल अब आपके साथ जुड़ जानी चाहिए। टाइम लिमिट और वर्ड लिमिट पर ध्यान देना है और स्वमूल्यांकन ही करना है। अभी किसी और को कॉपी चेक नहीं करवाना है और कमियों में फिर दोबारा लिखने का प्रयास करना है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपना उत्तर लिखने का मेथड विकसित करना है खुद का। किसी का देख के उसका कॉपी नहीं करना है, ये ऐसे लिखता है तो बड़ा अच्छा लिख रहा है ना, ये टॉपर है तो ये इसने ऐसे लिखा है। आप यदि 10 टॉपर की कॉपी देखोगे ना, सबकी कॉपी अलग अलग दिखेगी आपको, सबकी मैच नहीं करेगी। तो आपको अपना, अब चूंकि इतने दिन हो गए आपको आंसर राइटिंग करते हुए, तो आपको अपना उत्तर लिखने का तरीका, कहीं पे आप पॉइंट में लिख रहे हैं, कहीं पैराग्राफ में लिख रहे हैं, कहीं डायग्राम भी बना रहे हैं, तो आपको अपना स्टाइल डेवलप करना है, खुद का अपना तरीका, कॉपी नहीं करना, नकल नहीं करना, एक यूनिक वे डेवलप करना है। समझ रहे हो ना, आपकी अकेली कॉपी नहीं चेक होनी, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का कंपटीशन है। तो आपकी कॉपी में यूनिकनेस तब आएगा जब आप किसी की कॉपी को नकल करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपना स्वयं का उत्तर लिखने का तरीका विकसित करना है, एक अपना तरीका, सेल्फ ऑन तरीका एक डेवलप करना है आपको, एक तरीका विकसित करना है आपको जो आपका खुद का विकसित किया गया हो आंसर राइटिंग का। यह भी ध्यान रखना है किसी और की कॉपी को आपको नकल नहीं करना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप आंसर राइटिंग करेंगे, एक आपको बहुत गोल्डन रूल देके जा रहा हूं, जब आप क्वेश्चन समाप्त करने की ओर जाएंगे, या फिर मैं कहूं कि निष्कर्ष या कंक्लूजन लिखने की तरफ जाएंगे, तो आप जब भी उत्तर लेखन को लास्ट लिखेंगे, एंडिंग करेंगे, तो उसको सकारात्मक व्यू पे खत्म करेंगे। आपका अंतिम लिखते समय उसका सकारात्मक व्यू पॉइंट होना चाहिए। आप निगेटिविटी के साथ क्वेश्चन के आंसर की एंडिंग नहीं करेंगे। आंसर जब आप लिखेंगे तो उसको पॉजिटिविटी में बदल देना है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, उसका निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए। हमेशा कंक्लूजन पॉजिटिविटी में होना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट में होने चाहिए, सकारात्मक पॉइंट में होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए। यह भी ध्यान रखना, नहीं तो इसमें भी नंबर कटते हैं। आपका निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक होना चाहिए।
एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ सॉल्यूशन बेस्ड है ये पर्सन। आप एक प्रशासक बनने की सोच रहे हो ना, तो प्रशासक जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, ऑफिसर जो होता है, वो हमेशा सॉल्यूशन बेस्ड होता है, वो प्रॉब्लम बेस्ड नहीं होता है। वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करता है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, दूसरे चरण में भी प्रतिदिन आंसर राइटिंग करनी है, प्रतिदिन उत्तर लेखन करना है, जो कि लगातार 60 दिनों तक आपका चलेगा। ये आपके 2 चरण हैं, पहला चरण और दूसरा चरण। मैं आज आपको इतने ही तक गाइड करूंगा। आपको पता है आपकी आंसर राइटिंग जब आप करना ये चालू कर देंगे, इस 3 महीने के बाद आपके साथ क्या होगा। 3 महीने का मैं आपको रिजल्ट दूं। आपको सबसे पहली चीज, आप उत्तर लिखने की शैली से डरना, आप डर खत्म हो जाएगा आपका। आपका थिंकिंग पावर बढ़ जाएगा, चीजों की सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। जो बच्चा इस 90 दिनों के प्रोसेस से गुजर जाएगा, पहले चरण और दूसरे चरण से, उसका थिंकिंग प्रोसेस बहुत तेज हो जाएगा, चीजों को सोचने की शैली बढ़ जाएगी, उसकी गति बढ़ जाएगी चीजों को, उसके दिमाग में थॉट्स आने चालू हो जाएंगे अपने आप, बहुत सारे थॉट्स आने चालू हो जाएंगे। करके देखिए, मैं करके बैठा हूं तब मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। आपके दिमाग में विचार आने की गति बढ़ने लगेगी, आपके पढ़ने की गति बढ़ जाएगी, आपकी रीडिंग स्किल तेज हो जाएगी। सच बता रहा हूं, आपकी रीडिंग स्किल, पढ़ने की स्पीड अपने आप बढ़ने लग जाएगी। आपकी लिखने की गति भी बढ़ने लग जाएगी। जब थॉट तेजी से आएंगे तो आप लिखेंगे भी उतनी तेजी से। सच बता रहा हूं, आप करके देखिए। 90 दिनों बाद आपके बहुत तेज स्पीड हो जाएगी, आपकी गति में, बहुत बच्चों की गति में परिवर्तन आया है जब से मैंने आंसर राइटिंग कराना चालू किया है। कितने बच्चों ने मतलब इस पे आंसर राइटिंग का डर खत्म हो गया, फोबिया खत्म हो गया, लिखने का डर। कोई भी क्वेश्चन मिलेगा एक अचानक से कैजुअल कि हाँ चलो मैं लिख सकता हूं, आपका अपना आत्मविश्वास बढ़ने लग जाएगा। आंसर राइटिंग को लेकर के आपका एक भरोसा और विश्वास बढ़ने लग जाएगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी भाषा में एक बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। हिंदी भाषा में आपको डेली, नित्य प्रतिदिन आप नए नए शब्दों को सीखेंगे और उन्हें लिखेंगे भी, तो आपकी अपनी लैंग्वेज में भी एक कमांड होगी। आपका जो है वोकैबुलरी, आपका शब्दकोश बढ़ जाएगा। तो आपको इस 90 दिनों के अंदर आपको आंसर राइटिंग के फोबिया से पूरी तरीके से मुक्ति मिल जाएगी। बाकी अभ्यास करिए, प्रतिदिन अभ्यास करिए। एक क्वेश्चन तो रेगुलर आज़ादी इस एकेडमी हम ही करवाते हैं। मुहिम कार्यक्रम मैंने यही चालू किया था कि आप सभी के लिए आंसर राइटिंग के फोबिया को समाप्त करने की एक मुहिम है, और निरंतर है, रेगुलर है, जब से प्रारंभ किया गया तब से निरंतर है। तो आपको ये 2 चरणों को फॉलो करना है मेरे। ये 2 चरण ही आपके आंसर राइटिंग क्या, आपका सब कुछ बदल देंगे, आपको आपकी सारी प्रॉब्लम का पूर्ण समाधान कर देंगे। और ना हो तो बताइएगा मुझे, कहिएगा कि सर हमने ये शुरू किया था और इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। मैं सच बता रहा हूँ, इसके बाद मैं तीसरा और अंतिम चरण, फाइनल चरण आपको बताऊंगा। और अभी आगे मैं आपको बहुत सारी, ये अभी कई एपिसोड आएंगे, आंसर को फ्रेम कैसे करना होता है, कैसे आपको मेन बॉडी में क्या लिखना है ना। फिर हर सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग अलग होती है, हर सब्जेक्ट की भाषा शैली अलग होती है, हर सब्जेक्ट के हिसाब से पूरा जो है। फिर इसके बाद पुछल्ले शब्दों को कैसे जोड़ना है, कैसे निष्कर्ष लिखा जाता है, अच्छा कैसे अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, कैसे आपको जो है मेन बॉडी में किन क्वेश्चन को आप फैक्चुअल लिखें, किन क्वेश्चन को आप शुरुआत जो करेंगे थोड़ा सा हिस्टोरिकली करें। हर तरीके को क्वेश्चन को अलग अलग लिखने का मेथड है, कई मेथड आपको सिखा के जाऊंगा। और फिर आप देखेंगे कि आपका आंसर राइटिंग बहुत ही शानदार है और मेंस आपके लिए कोई डर की बात नहीं है। आपने जो पढ़ा है आप आसानी से उसे प्रेजेंट कर पाएंगे। भाई आपने इतना मेहनत की, इतना पढ़ा है, यदि आप उसे लिख ना पाए तो किस काम का? इस दिमाग भर में रख के क्या कर पाओगे? उसको आपको परोसना भी तो है, देना तो है, ज्ञान तो देने की चीज़ है ना। एग्जामिनर भी तो यही चाहता है कि भाई जितना ज्ञान है दीजिए उसे, अपने अंदर समेट के थोड़ा ना रखना है इस ज्ञान को, इसको विस्तृत देना है, आपको परीक्षा में देना है, बाकी लोगों को भी देना है। तो लिखना सीखना है। आने वाले समय आप संपादकीय लिखने लग जाओगे बड़े बड़े, बस आपका आंसर राइटिंग बेहतर हो जाए। तो अब ये 2 तरीके आपको सीख लेने हैं, पहला चरण और दूसरा चरण। और फिर मुझे बताइए, फिर फीडबैक दीजिए। 90 दिनों का चैलेंज दे के जा रहा हूं आप लोगों को। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आए तो बताइएगा कि सर मैं बहुत व्यवहारिक धरातल पे बात करने वाला व्यक्ति हूं। कोई भी आपको मार्गदर्शन के स्तर पे जो भी दे के जाऊंगा, बहुत आम चीज दे के जाऊंगा। पहले दिन से कभी किसी की सही नहीं हो सकती, आपको एक प्रोसेस से एक टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसका अभ्यास प्रारंभ करिए और इसका फीडबैक जरूर दीजिए। सभी छात्र फीडबैक जरूर देंगे।